आज का पार्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. दिस इज पार्ट 3. Earlier we have studied about solid, liquid and gas. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं. सॉलिड में कंप्लीटली क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल भी स्पेस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इनमें स्पेस. और लिक्विड में कंपैरेटिवली सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, और गैसेस में तो सबसे मैक्सिमम स्पेस होता है. डिफरेंसेस होते हैं इनमें. प्रेशर, अब अगर हम इन पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा, किसी गैस पर अगर हम प्रेशर कंप्रेस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन ये है. सो सी दिस एग्जांपल. हमने यहाँ पर एक गैस पार्टिकल्स लिए हैं, जिसके दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. इसमें हमने पिस्टन सिलेंडर के अंदर हमारी गैस है जिसके पार्टिकल्स आप देख सकते हैं. इनिशियली इसका प्रेशर हमने कम नहीं किया, बट सेकेंड पार्ट में हमने इसका प्रेशर और कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनिशियली जो ये स्पेस था, ये जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स था, अब वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो गया. ठीक है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम स्पेस है, इधर उससे कम, और सबसे लास्ट में, और अगर हमने और प्रेशर एक्सर्ट किया तो सबसे कम. तो अगर हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से स्पेस कम हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में. तो हमने देखा था यहाँ पर कि अगर स्पेस ज़्यादा है तो गैस बन जाती है, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाएगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में. तो ऐसे ही रिमेंबर कर सकते हो आप कि बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, आपस में पास में ले आएंगे. तो प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि प्रेशर लगाने से गैस के बीच के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो रहा है, और टेम्परेचर को कम करने से, कि हाई अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो रैंडम मोशन करते हैं, बट अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो रैंडम मोशन नहीं करेंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी उसमें कम हो जाएगी. एंड सी दिस क्वेश्चन, हैव यू हर्ड ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में on decrease of pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state. अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा और सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में. इसी रीजन से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि why the solid carbon dioxide is known as dry ice, because when the pressure is decreased to 1 atmosphere, उसका प्रेशर जब कम हो जाएगा तो उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है. We can say that the pressure and temperature determine the substance whether it will be solid, liquid or gas. क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स भी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट डिटरमाइन करते हैं. हमने पढ़ा था एक प्रीवियस पार्ट 2 में कि अगर टेम्परेचर राइज करता है तो आइस कन्वर्ट हो जाता है हमारा वाटर में, और वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. और वैसे ही रिवर्स करें, अगर हम टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा वाटर में, और वाटर बन जाएगा आइस में. ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. वैसे ही प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा, प्रेशर अगर बढ़ रहा है, प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो कोई भी गैस लिक्विफाई होकर कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में. ठीक है, सो यहाँ पर आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिया हुआ है कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन. लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन. गैसेस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो डायरेक्टली इसको सब्लिमेशन. ऐसे ही सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको सब्लिमेशन. देन गैस अगर लिक्विड में वापस बन गई तो उसको कंडेंसेशन, कंडेंस हो गए उसके पार्टिकल्स. और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया उल्टा तो सॉलिडिफिकेशन. And this is the extra information given to you, but it is useful कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटीएम क्या होता है, ये यूनिट है किस चीज़ की, प्रेशर
आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की, और प्रेशर की यूनिट एक और होती है विच इज नोन एज पास्कल. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड A. और 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं यहाँ पे गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. और प्रेशर जो एयर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, और इसी को ही हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं. जैसे हम माउंटेन्स पे जाएंगे तो प्रेशर चेंज होएगा. नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. Try to solve these questions. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. See this question, this is the different question. Convert the following temperature to the Celsius scale. इसमें आपको टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है. केल्विन में गिवन है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, सेल्सियस में गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में. सॉरी, ऐसा भी हो सकता है. तो दूसरा क्वेश्चन है, सेल्सियस में गिवन है, आपको केल्विन में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो एंड यहाँ पर आपको द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पूछा गया कि 2250 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर फिजिकल स्टेट क्या होगा. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में ही आप अगर पूछेंगे तो मुझे पता लग पाएगा कि आप फॉलो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. प्लीज राइट योर रिव्यूज. इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन. So let me just clear this concept, how to convert Kelvin into Celsius and how to convert Celsius into Kelvin. Temperature conversion. अब टेम्परेचर कन्वर्ट करना केल्विन इंटू सेल्सियस और सेल्सियस इंटू केल्विन, ये दो मेथड है. केल्विन इंटू सेल्सियस एंड सेल्सियस इंटू केल्विन. अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भूलें ना कभी इसको, कभी भी अपनी लाइफ में भी, कि सपोज आप सब ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD तो पढ़ी ही होगी. तो ट्रिक ये है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब लिखते हैं ABCD EFGHIJKL. अब इसमें से दो अल्फ़ाबेट, एक तो C और एक K. सबसे पहले ऑर्डर पे कौन आ रहा है, C आ रहा है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा K. C इज फॉर डिग्री सेल्सियस एंड K इज फॉर केल्विन हमने लिया हुआ है. अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो हम C से K पर जब जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऐड करना है. अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जा रहे हैं तो ठीक है. और अगर हम उल्टा जा रहे हैं, केल्विन से सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है ना इजी. ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हम सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो हमें ऐड करना है, और उल्टा जा रहे हैं केल्विन से सेल्सियस में तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. और नंबर दोनों का सेम रहेगा, जिससे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 273. सो सी दिस फर्स्ट वन. Subtract 273 from Kelvin temperature to convert it into Celsius. Suppose the example is 373 Kelvin को हमें convert करना है Celsius के अंदर. तो क्या किया, उल्टा जा रहे हैं, K से C पे जा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं 273. आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड, Celsius into Kelvin. C से K पे जा रहे हैं ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम ऐड करेंगे 273. तो हमने 40 में ऐड किया 273. आंसर इज 313 केल्विन. नेक्स्ट, क्वेश्चन टाइम. क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. सी क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन टेम्परेचर. पहला क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में. अब पहली बात ये ध्यान रखनी है, हम जा रहे हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है तो ऐड करेंगे. ठीक है, और नंबर क्या है 100, और हमें क्या ऐड करना होता है 273. सो इट्स रिजल्ट विल बी 373. और किस में कन्वर्ट किया हमने, केल्विन में. वेरी इजी. सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, ऐड करेंगे, वही प्रोसेस. 27 प्लस 273. सो द आंसर इज 300 Kelvin. Answer is 300 Kelvin. Try to solve this third question and fourth question and tell me the answer in the comment section. ये दोनों सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए. I'll take the name of the students जो ये सॉल्व करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में. एंड
Let's do the another question. Convert the following into Celsius temperature. अब हमें केल्विन में गिवन है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उल्टा। तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 273। सो 340 minus 273 it is equal to what, 67 डिग्री सेल्सियस। सेम डायरेक्टली इसको करेंगे अगर हम, 573 माइनस 273 इट इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करिए और आंसर हम मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को समझने के लिए यहाँ पे दो डायग्राम्स गिवन है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स जो आपने देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में। व्हेनेवर कोई भी घर में जब सबके घर में क्लोथ्स जब सूखते हैं कहीं भी ओपन एरिया में, बालकनी में या टेरेस पे या कहीं भी गार्डन में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब उसको डालते हो तो सारे कैसे होते हैं, वेट क्लोथ्स होते हैं और कुछ टाइम के बाद ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, अब ये फिनोमेना के पीछे इवेपोरेशन है एक, तो कैसे वो भी हम समझेंगे। अब हमने बाहर ओपन एरिया में क्या करा, किसी ब्रॉड कंटेनर में एनिमल्स के लिए हमने पानी रख दिया। तो हमने देखा कुछ टाइम के बाद उस वाटर का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया अपने आप ही, बिना कोई बॉयल नहीं आया उसमें, कोई खदका नहीं आया, बट वाटर का लेवल क्या हो गया, अपने आप डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल्स, इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी वाटर में या गैसियस स्टेट में भी बात करें हम, वो कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग, और उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफरेंट स्टेट्स में वो होते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट स्टेट में होंगे तो जैसे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उससे ज़्यादा लिक्विड्स में और सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अब लिक्विड के केस की बात करें अगर हम, तो लिक्विड के केस में पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं, सपोज दिस इज द कंटेनर और इसके सरफेस पे वाटर है, इसके अंदर वाटर है और इसके वाटर के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी हाई क्यों होती है, क्योंकि वो एयर के साथ कांटेक्ट में होते हैं अपवर्ड्स, जिसकी वजह से उनका मोशन रैंडम होता रहता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। अब काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से उनका आपस में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो इजीली ब्रेक हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई कोई लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर पे जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं हम इसको। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम वाटर ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसके बाद 5 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं एक ओपन चाइना डिश के अंदर, और 5 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं इन ओपन चाइना डिश। ये दो केस में डिफरेंट क्या है, एक को हम कीप इट नियर द विंडो या फिर एक फैन के अंदर रख रहे हैं, और जो दूसरा चाइना डिश है उसको हम रख रहे हैं कपबोर्ड के अंदर या फिर कोई आपके क्लास की शेल्फ पे। अब हम रूम टेम्परेचर नोट कर लेंगे, जो भी आसपास का टेम्परेचर होगा, और टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे और डेज, कितने डेज लग रहे हैं इवेपोरेशन प्रोसेस होने में, ऊपर वाले केसेस में जो 3 केसेस हैं उसमें वो नोट कर लेंगे। ये अबव 3 स्टेप एक्टिविटी, यही सेम प्रोसेस हम रेनी डेज पे भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्या रीडिंग्स आई हमारी, कितने टेम्परेचर और कितना लेवल पानी कम हो रहा है, और व्हाट इन सब का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट हो रहा है, सरफेस एरिया से क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर हमारी बहुत तेज हवा चल रही है, विंड की स्पीड ज़्यादा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इवेपोरेशन के ऊपर। तो ये 3 फिनोमेना को इन सब कंडीशंस में हमें चेक करना है। अब देखिए, जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन
इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। तो इवेपोरेशन सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम व्हाइल व्हाइल पुटिंग द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम बोलते हैं ना, हमारी मम्मी बोलती हैं कि कपड़े फैला के सुखाया करो जब कपड़े सुखाते हैं तो। अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ में आ सकता है कि कोई भी एक बड़ा कंटेनर लेके एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, या कोई भी एक छोटा सा बाउल लेकर के एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि इवेपोरेशन किसमें जब जब से ज़्यादा जल्दी होगा, एक ब्रॉड कंटेनर में जल्दी होगा और एक स्मॉलर कंटेनर में लेट होगा। तो ये पहला फैक्टर है, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा, मतलब वो और जल्दी होएगा। दूसरा, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, आपस का फोर्स टूट जाएगा तो वो वेपर स्टेट में आ जाएंगे। क्लियर? दो हो चुके हैं, एक तो आपका सरफेस एरिया और एक टेम्परेचर। ये दो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इनके बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जब कम होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जब कम होगी तो क्या होगा, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो आसपास की हवा में पानी कम होगा। चिप चिप ज़्यादा कब होती है, जब हम बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी लग रही है, तो उस केस में टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर जब ह्यूमिडिटी कम है तो चिप चिप कम, मतलब पानी कम होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर, इफ ऑलरेडी ऑलरेडी हाई है इवेपोरेशन, अगर मतलब वो कह रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो evaporation, amount of water is already high, the rate of evaporation decreases, rate evaporation कम होता है। ह्यूमिडिटी के कम होने से evaporation बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी के ज़्यादा होने से evaporation का रेट कम होगा। ये थोड़ा उल्टा है तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। evaporation में क्या करना होता है, पानी के लेवल को कम करना होता है, पानी को भगाना होता है, तभी तो लेवल कम हो जाता है ना किसी भी कंटेनर का जब हम उसको रखते हैं उसके अंदर। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो बढ़ना इवेपोरेशन का रेट कम होना, पानी का रेट बढ़ना, इवेपोरेशन का रेट कम होना, इसलिए ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। ठीक है। फोर्थ, इंक्रीज इन स्पीड, विंड की स्पीड को इंक्रीज होने से। अब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर तेज हवा चलती है, विंडी एयर, तब आपकी विंडी स्पीड में क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, वो पार्टिकल, पानी के वेपर दूर चले जाएंगे। तो तेज हवा के चलने से क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम होगा हमारे आसपास के सराउंडिंग में। पानी का कम होना मतलब एवापोरेशन का रेट जल्दी होना। तो विंड, हवा तेज चलेगी, कपड़े जल्दी सूखेंगे क्योंकि पानी, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से विंड के साथ मूव अवे हो जाएंगे, इसलिए इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, जल्दी से बढ़ेगा। 4 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से 3 के बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है और ह्यूमिडिटी सिर्फ एक ऐसा है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट कम होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है, हमें ठंडक कैसे लगती है। अब एक ओपन वेसल लिया हुआ है, ओपन वेसल में लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर हमने कोई खुला ओपन वेसल लिया है, पानी इवेपोरेट होता रहेगा, ठीक है, पानी इवेपोरेट होता रहेगा, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब क्या होगा, इवेपोरेशन की वजह से पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी थी वो तो इवेपोरेशन की वजह से कम हो गई, तो वो क्या कोशिश करेंगे, अपनी आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी सराउंडिंग से जो ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या लगती है, सराउंडिंग्स कोल्ड लगती है, आसपास का एरिया कोल्ड लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। तो क्या होता है, पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं आपके पाम के और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है। सो यू हैव टू, यहाँ पर भी इवेपोरेशन का इफेक्ट है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, कहाँ से, पाल्म से। आपके पाम के ऊपर जो एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर गिर गया है, वो सराउंडिंग से और आपके पाम से एनर्जी गेन कर लेते हैं, इसके वजह से वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ देते हैं। तो हमें हाथ पर क्या लगता है, हमारे हाथ की हीट को ले लिया और वो थोड़ा क्या, कूलनेस, कोल्ड छोड़ दिया। ऑन अ हॉट सनी डे, people sprinkle water on the rooftop open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। अब जो पानी छिड़कते हैं ना गर्मियों में छत पर या फिर
घर के आसपास के एरिया में, आपने देखा होगा दुकानों के सामने, तो उसमें क्या होता है, उसमें वही चीज़ है कि वेपराइज़ेशन की वज़ह से, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन की वज़ह से वहाँ उसको कूल बनाने के लिए हॉट सरफेस को, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, कड़ी धूप की वज़ह से वहाँ हीट के वेपर्स हो जाते हैं, बहुत गर्म तप से निकलती है। तो पानी हम डालेंगे तो पानी क्या होगा, उस हॉट सरफेस की एनर्जी को ले लेगा और उस ज़मीन को ठंडा कर देगा, कूल कर देगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल? आप और भी एग्जांपल्स दीजिए, अगर आपको कोई एग्जांपल्स ध्यान आता है तो आप शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए समर्स के? क्योंकि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। मतलब हम गर्मियों में क्या करते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होती है। अब बॉडी की मैकेनिज्म ही ऐसी है, ठीक है। तो हमें पता है इवेपोरेशन तो होगा ही, ठीक है, गर्मी है तो इवेपोरेशन भी होगा। तो पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं और लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और या फिर बॉडी सरफेस पे एंड चेंज इनटू वेपर, ठीक है। अब गर्मी तो लग रही है, तो वाटर की वेपर्स क्या हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी में से क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, वेपर्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हो गई किसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में वो चली गई, इसके बाद बॉडी जो बच गया, हॉट जो लग रहा था हमारी बॉडी को, वो वाली एनर्जी तो चली गई क्योंकि स्वेटिंग ने वो गेन कर लिया। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, तो वो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर सेज इजी इवेपोरेशन। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, सिर्फ इतना समझो कि जो कॉटन का क्लॉथ है, सपोज ये कॉटन का कोई क्लॉथ है, उसमें क्या किया, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो स्वेट वहां से क्या चला गया, इवेपोरेशन से वेपर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होकर के आसपास के एनवायरनमेंट में चला गया। अब ये एनर्जी गेन हो हमारे बॉडी से वाटर गया क्लॉथ में, क्लॉथ से गया आसपास की सराउंडिंग में, तो हमारा बॉडी की जो हीट थी वो चली गई, तो लिविंग बिहाइंड अस कूल। इसलिए कहते हैं वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स। नेक्स्ट, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? किसी ठंडे ग्लास के आसपास हम पानी की ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं? तो इसका भी रीज़न है, हम आइस कोल्ड वाटर किसी भी टम्बलर में या ग्लास में ले रहे हैं, तो हम सून उसके आउटर सरफेस पे क्या देखेंगे, पानी के ड्रॉपलेट्स देखेंगे। तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि ठंडे पानी की ड्रॉपलेट्स तो आएगी ना, बट वो उस पानी ग्लास के अंदर है, उसके ड्रॉपलेट्स नहीं होती, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, वो कॉन्टैक्ट में आते हैं कोल्ड वाटर के, ठीक है। सपोज ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसके आसपास की जो एयर है, ये कोल्ड वाटर है, ठीक है, इसके आसपास की जो एयर है वो कॉन्टैक्ट में आती है ग्लास के साथ, ठीक है। अब वो एनर्जी लूज कर देती है, जो वेपर है वो एनर्जी लूज कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती है। तो ये पानी जो है, जो ग्लास के बाहर बन गया है, वो आसपास के एयर का, वेपर का कन्वर्ट होना है लिक्विड में, ना कि ग्लास के अंदर का पानी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो। आप जो क्वेश्चंस गिवन हैं इसमें वो करिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। And this is all in this chapter, first chapter. Thank you for watching.